हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी क्या होती है, कि कोई भी मटेरियल जब हम उसको प्रेस करते हैं उसकी जो शेप है अगर वो चेंज होगी या फिर नहीं होगी उसकी चेंज। तो अगर उसकी शेप चेंज हो रही है दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें स्ट्रेन आ गया। अगर हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसको हमने क्या बोला, डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ जाती है उस डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज change in configuration to the original configuration स्ट्रेन। देखो जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है मैं वो लिख देती हूँ, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो वर्ड है मैं बोल रही हूँ बार बार, कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी बॉडी की साइज हो, शेप हो। ठीक है, साइज और शेप मतलब एक तरह से बॉडी की जो अपीयरेंस है ना उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन बोला है, कि उसका साइज कितना, उसकी लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। तो इन सब चीजों को हमने क्या बोल दिया, कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया। तो स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कि जब हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया था तो फोर्स के अप्लाई करने के बाद उसमें कितना चेंज आया है, और डिवाइड में वो पहले जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो अभी हम इसकी टाइप्स देखेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन था। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स थी, तो यहाँ पे स्ट्रेन की भी 3 ही टाइप होगी। ठीक है, जो नाम है इनके वही होंगे तीनों जो मैंने स्ट्रेस में करवाए थे। तो मैं बस एक एक नाम ले रही हूं। लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन, उसके बाद है बल्क स्ट्रेन, और उसके बाद है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? हमने 2 टाइप का स्ट्रेस देखा था। एक तो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस और एक हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। यही 2 टाइप थे ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो इसमें भी यही हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की भी 2 टाइप होगी, टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक टाइप ही लिखी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल है ना वो किस पे अप्लाई होता है? लेंथ पे। जब हमने कोई भी एक बॉडी ली थी उसकी लेंथ एल थी। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के इसकी लेंथ चेंज कर दी थी, ठीक है, लेंथ में जो चेंज आ गया था, ये इतनी लेंथ इंक्रीज हो गई ना, ये इसका चेंज है। ये ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल प्लस चेंज, तो ये हो गई फाइनल लेंथ।
ठीक है। तो अब देखो लेंथ में चेंज कितना आया है, स्मॉल एल, तो इसको हम या तो सिंपल स्मॉल एल बोल दो, या तो स्मॉल एल और डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। क्लियर, स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से बल्क स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तीनों का ही फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको हमने नेगेटिव बोल दिया। नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि जब हमने कोई भी बॉडी है, जैसे उसका वॉल्यूम पहले V नॉट था, फिर बाद में वो छोटी हो गई तो उसका वॉल्यूम हो गया कम V, ठीक है। और V किसके इक्वल होगा, V नॉट में से डेल्टा V सब्ट्रैक्ट कर दो, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे डेल्टा V। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V। जो ये चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, डेल्टा V किसके इक्वल है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है V, इनिशियल कितना है V नॉट, और चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा V से दिखाते हैं। और हमें ये पता है कि ये वाली टर्म छोटी है और ये वाली नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है, इसलिए डेल्टा V आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन बेसिकली बस ये बता रहा है कि जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। हो गया बल्क स्ट्रेन। अब नेक्स्ट देखो शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के लिए सबसे पहले एक डायग्राम कर लो, क्योंकि तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। शियर स्ट्रेन, देखो शियर स्ट्रेस था क्या, शियर स्ट्रेस को करने के लिए हम एक बार यहां पे लगा लेते कि इधर मैंने नीचे वाले सरफेस को तो हमने फिक्स कर दिया, बिल्कुल ऐसे पकड़े हुए हैं, और यहां से टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे, टेंजेंशियली फोर्स लगाया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे बेंट हो गया, बेंट हो गया। तो यहाँ पे जो हमने ये फोर्स लगाया ये बेंट हो गया, और बेंट होके अब जैसे ये वाला पॉइंट यहां चला गया और ये वाला पॉइंट यहां चला गया, ये फेस यहां आ गया, ये फेस यहां आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे दिखा दो इधर, ये हो गया। समझ गए ना कि ये जो ये वाला फेस है, जैसे ही हमने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये वाला फेस आगे चला गया, पीछे से कहां चला गया, आगे। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है कितनी चेंज आया, इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, मान लो स्मॉल एक्स, ठीक है। यहां से ये मार्कर है, देखो इसको थोड़ा सा सिंपल बताते हैं, सिंपल वे में। ये एक मार्कर है और जब हमने इस पे ऊपर से फोर्स लगा रही हूं, मैं मार्कर पे ऊपर से फोर्स लगा रही हूं, ऐसे हो गया, तो ये कहां चला गया, इस तरह से, ठीक है। अब ये जितना आगे गया है इसको बोलते हैं स्मॉल एक्स, और ये एंगल होगा थीटा, और इसकी ये जो लेंथ है ये होती है एल। तो मींस ये जो हमने क्यूब लिया है इसकी ये लेंथ कितनी है, एल, और ये एंगल है थीटा। इस पे क्वेश्चन बन रहे दो, इसको मैं थोड़ा अलग से इतना जोर दे के बता रही हूं, इस पे दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अभी एक बार इसके समझो फिर इसके क्वेश्चन करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो शियर स्ट्रेन है वो किसके इक्वल होगा, शियर स्ट्रेन को हम दिखाएंगे थीटा से, शियर स्ट्रेन को दिखाएंगे थीटा से, जो किसके इक्वल होगा, थीटा किसके इक्वल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एल, कर लोगे, शियर स्ट्रेन हो गया। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि जब हम किसी भी बॉडी पे शियरिंग स्ट्रेस लगाते हैं, लिख देती हूं मैं, व्हेन shearing stress is applied on a
body, when shearing stress is applied on a body, when shearing stress is applied on a body, then strain in it. Which type of strain is present in the body? Then strain in it is, कौन सा स्ट्रेन होगा? जब हमने shear स्ट्रेस लगाया तो लॉजिकली तो इसमें क्या होगा कि जब हम किसी भी बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें कौन सा स्ट्रेन आएगा? लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ को इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगाएंगे तो लेंथ में चेंज आया, और अगर हमने वॉल्यूम को चेंज करने के लिए स्ट्रेस लगाया, मींस बल्क स्ट्रेस लगाया, तो कौन सा स्ट्रेन आया? बल्क स्ट्रेन आया। यहाँ पे फिर शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो कौन सा स्ट्रेन आएगा? शेयर स्ट्रेन। ऑप्शन भी है, एक ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड ऑप्शन है इसका शेयर स्ट्रेन। थर्ड ऑप्शन है बल्क स्ट्रेन। फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो देखो लॉजिकली तो हमारे पास होना चाहिए था शेयर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से शेयरिंग स्ट्रेन, बट ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसका फोर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब हमने इस पे शेयरिंग स्ट्रेस लगा, शेयर स्ट्रेन तो होगा ही होगा, इसके प्लस में इसकी जो लेंथ है, जब हमने इसको इस तरह से बेंट किया, जैसे इस डायग्राम में अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ये वाली जो चीज है, ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसमें आएगा लेंथ में इंक्रीमेंट, और ये वाली लेंथ में थोड़ी सी कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ भी तो चेंज हो रही है। ठीक है, ये चीज तो ठीक है कि एंगल है थीटा, एक्स है, एल है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन तो आ गया, प्लस इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी है, ये वाला भी है, इसलिए इसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस पे ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में ये इन्होंने 3 ब्लॉक दे दिए हैं। चेंजेस क्या है? लेंथ में चेंज है, इसकी ये वाली लेंथ 8 है, ये 5 है, ये 10 है, इसकी ये 10 है, ये 5, ये 8, और इसकी ये 8 है, ये 5 है, और ये 10 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये वाली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से गया ब्लॉक थीटा एल। ये बताना है कि ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, अपर फेस की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसको हम एक्स से शो करते हैं, वो कौन से डायग्राम के अंदर, कौन से ब्लॉक में, पी में, क्यू में या आर में, किस में मैक्सिमम होगी? विच ब्लॉक हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस, अपर फेस। ठीक है, विच ब्लॉक हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस। कर लोगे? बताओ करके, कौन से ब्लॉक के अंदर जो अपर वाला फेस है उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी? पी की, क्यू की, या फिर आर की, या किन्हीं दो की सेम होगी? तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो किसके थ्रू आएगी? जब हमने उस पर स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस तो हमने दोनों पे सेम ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। हमें चाहिए एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हो गया? थीटा एल। तो यहां से देखो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है एल, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जिसकी ये वाली लेंथ बड़ी होगी। अब इसमें 10 है, इसमें 8 है, और इसमें ये वाली 8 है और ये 5 लगा लो, इसमें ये वाली 5 है। तो अब देखो x किसमें ज्यादा होगी? क्यू में। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाले फेस की जो लेंथ है वो बड़ी है, इसलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया अब ये कि
कंसीडर ए क्यूब तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, कंसीडर ए सॉलिड क्यूब विच इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ दिस मच। एक क्यूब है, उस पे इतना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर लगना मतलब उस क्यूब के ऊपर हमने ऊपर से जो टेंजेंशियली फोर्स दिया है ना, इस तरीके से फोर्स डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू दे रहे हैं ये 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ड्यू टू दिस प्रेशर ईच साइड ऑफ क्यूब शॉर्टन बाई, ये जो वर्ड है ना बहुत खतरनाक है, बहुत जगह यूज होता है, शॉर्टन बाई 2%। ठीक है, देखो मान लेते इनिशियल लेंथ एल नॉट होगी, फाइनल लेंथ शॉर्टन बाई, देखो अगर तो होती शॉर्टन टू, दो वर्ड होते हैं बाई और टू, अगर टू दिया दैट मीन्स तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सब कुछ सारा मटेरियल दे के खाना वगैरह पका के तुम्हें परोस के दे रहे कि खा लो, शॉर्टन बाई 2% का मतलब हो जाएगा 2% ऑफ एल नॉट सीधा। अगर शॉर्टन बाई है दैट मीन्स तुम्हें खुद खाना पका के खाना पड़ेगा, मतलब ये बोल रहे हैं कि शॉर्टन बाई की इनिशियल में से 2% ऑफ एल नॉट सब्जेक्ट कर दो, तब जाके तुम्हारे पास फाइनल लेंथ मिलेगी। ईच साइड ऑफ क्यूब शॉर्टन बाई मीन्स जो फाइनल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, शॉर्टन होगा 2% से, 2% छोटी हो गई है। अगर वो पहले 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर का 2% कितना होगा 2, ठीक है 2 से शॉर्टन हो गई तो कितना करोगे, हमने बोला कि इनिशियल लेंथ थी 100। देखो इसको मैं दोनों का इसी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर बोल दिया कि इनिशियल लेंथ थी 100, फाइनल लेंथ हो गई शॉर्टन बाई 2%, 2% से शॉर्ट हो गई, 2% से शॉर्ट होने का मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करके 98 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला, इनिशियल में से 2% ऑफ इनिशियल, ऐसे ही करोगे कि 2% है वो कम हो गई। जैसे हम कहीं पे मॉल वगैरह में दुकान पे जो भी सामान लेने जाते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं, उस पे बोलते हैं कि इतने परसेंट लेस है, कैसे बोलते हैं कि 18% डिस्काउंट है। 18% डिस्काउंट मतलब जो इनिशियल है उस पे 18% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो वो देखो कितना डिस्काउंट मिला। मान लेते हैं कि 200 रुपए की चीज पे 50 का डिस्काउंट मिल गया, तो बचे कितने 150, ठीक है 150 हो गई। तो फाइनल लेंथ इसी तरह से निकालते अगर दिया है बाई, ठीक है। और अगर ये दे देते कि शॉर्टन टू 10%, शॉर्टन टू 10% का मतलब क्या हो गया कि जो शॉर्टन टू 2% हो गया, अब इसमें बोल दो शॉर्टन टू 2% कि इसको इतना छोटा कर दे कि ये टोटली 2% बच गई है इनिशियल की, ठीक है 2 इंटू वही 2 इंटू 100, 100 से 100 बच गया 2। अब ये जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो गई, सिर्फ 2 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर गायब हो चुकी है, ठीक है। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है। शॉर्टन बाई का मतलब इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट करो, और शॉर्टन टू का मतलब डायरेक्ट, ठीक है कर लोगे। देखो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होंगे, एक तो शॉर्टकट होगा बिल्कुल 1 मिनट से भी पहले हो जाएगा, और एक लंबा मेथड है। मैं वैसे समझा रही हूँ, अगर समझना है तो ठीक है, वरना इसका शॉर्ट कट थोड़ी सी आगे आएगा, तो वीडियो को आगे कर लो, सिंपल। तो एल एफ किसके इक्वल होगा, एल नॉट माइनस 2% ऑफ एल नॉट, एल नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 2/100 एल एफ आ गया। यहां से v इनिशियल किसके इक्वल होगा, एल नॉट की क्यूब, और यहां से v फाइनल क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, लेंथ की क्यूब, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एल नॉट 1/2/100 3। इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, कौन सी थ्योरम होगी, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, 1 प्लस एक्स है, अगर उसकी पावर n है तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। 1 माइनस एक्स है, उसकी पावर n है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब x लेस देन है 1 से, तब
पावर को क्या करो, सिर्फ आगे ले आओ। बेसिक मैथ्स के अंदर मैं ये वाला टॉपिक कवर कर दूंगी, तो अभी के लिए बस समझो कि जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसमें फर्स्ट टर्म 1 होगी, सेकेंड टर्म में कुछ भी दिया हो उसकी जो पावर दी होगी ना पूरी टर्म की, उस पावर को आगे ले आओ विद साइन। अगर यहाँ पे होता 1 प्लस एक्स की पावर -2 तो 1 माइनस 2x होता, 1 माइनस एक्स की पावर -2, 1 एक माइनस पहले से ही है तो +2x। ठीक है, डिटेल में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लेना। तो इसके अंदर भी क्या करो, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो। 3 को आगे लेके गए तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू वी फाइनल किसके इक्वल आ गया, वी इनिशियल 1 माइनस 6 बाई 100। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है, वी इनिशियल 1 माइनस 6 बाई 100 माइनस वी इनिशियल। देखो कितना आया, वी इनिशियल को पूरे में से कॉमन ले लो, 1 माइनस 6 बाई 100 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल तो 0.06 वी आई माइनस में। ठीक है, हमें बताना था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.06। ये इसका आंसर आ गया 0.06। अगर हम देखें इसको शॉर्टकट से, ठीक है, शॉर्टकट से कैसे आएगा, देखो वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L क्यूब के, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, पावर को आगे लिख दो, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 लेंथ को कितना शॉर्टन किया 2%, तो कितना हो जाएगा 2% और आंसर आ गया हमारे पास 6%। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया 6%। सिंपल, ठीक है, 6% मतलब 0.06। इजी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लोगे शॉर्टकट से भी और ये लेंथी वे में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू ब्रेक ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है, मिनिमम 40 किलोवाट, किलोवेट, किलोवेट किसकी यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। फोर्स की सिंपल यूनिट होगी न्यूटन, एसआई में सीजियस में होगी डाइन। देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी न्यूटन, सीजियस यूनिट क्या होगी डाइन, और ग्रेविटेशनल यूनिट, ये दोनों यूनिट तो क्या है एब्सोल्यूट यूनिट है ना, ठीक है। और एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगी, किलोग्राम वेट या फिर ग्राम वेट के इक्वल। सिंपल, जो किसके इक्वल होता है 9.8 न्यूटन और ये 980 न्यूटन के इक्वल। मींस अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो न्यूटन में, आंसर अगर न्यूटन में दिया होता तो 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के इक्वल है, तो इस 40 को मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर देती तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कभी भी फोर्स को अगर किलोग्राम वेट में दिया है और उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसको 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करो और ग्राम वेट को 980 न्यूटन से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक वायर है जिसकी लेंथ इन्होंने दे दी है 10 मीटर, उसको ब्रेक करने के लिए, जैसे ब्रेक करना है कहीं से भी करना है, 40 केजी वेट की रिक्वायरमेंट है, यहां से 40 केजी वेट, इतना फोर्स लगा दो, देन टू ब्रेक ए वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब मटेरियल सेम है, अगर स्टील है तो स्टील, कॉपर है तो कॉपर, मटेरियल सेम है, बस उसकी लेंथ है अब कितनी हो गई है 1 मीटर से कितनी हो गई है 6 मीटर हो गई, पहले 1 मीटर थी अब 6 मीटर हो गई है इन लेंथ एंड डबल इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस क्या हो गई है डबल हो गई है। देन ब्रेकिंग वेट इज, तो बताओ नीचे से कितना वेट मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये वायर है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने साइड बाय साइड लिख दिए। अब यहां से इस क्वेश्चन को समझो, देखो सबसे पहले तो देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस
या ब्रेकिंग फोर्स होता क्या है? सबसे पहले देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस, इधर लिख दो ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मटेरियल, किसी भी मटेरियल को तोड़ने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, ठीक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू ब्रेक द मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेकिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यही डेफिनेशन बोली थी ना हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस की, इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया टू ब्रेक द मटेरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स। तो यहां से हमें निकालना ही ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग वेट मतलब ब्रेकिंग फोर्स, तो ब्रेकिंग फोर्स किसके इक्वल हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अब मटेरियल सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, मटेरियल हो गया सेम, कोई भी मटेरियल हो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम होगा। मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि अगर स्टील लिया हमने तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम होने वाला है। अब एरिया रह गया, जो ब्रेकिंग फोर्स है, हमें अगर एरिया कम है, बिल्कुल पतली सी वायर है, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और अगर हमने मोटी फोर्स ले ली है तो फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो एक तरह से जो ब्रेकिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रेकिंग फोर्स को मैं बोल दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहां से आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखो पहले की रेडियस सिंपल है, फर्स्ट केस में जो ब्रेकिंग फोर्स था वो था 40 केजी वेट, उस टाइम पे रेडियस आर थी। सेकेंड टाइम पे बताओ ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा जब रेडियस को कितना कर दिया है, डबल इट्स रेडियस, 2r का स्क्वायर कर दिया है, 2r का स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 4 160 केजी वेट, क्योंकि आर स्क्वायर के लिए 40 चाहिए। देखो आर स्क्वायर को तोड़ने के लिए 40 केजी वेट चाहिए, तो 4 आर स्क्वायर को तोड़ने के लिए 4 इंटू 40 मीन्स 160 किलोग्राम वेट की रिक्वायरमेंट होगी। कर लोगे, ओके, समझ आ गया, ये ठीक है। अब ये वाला देखो, a cable that can support a load W is cut into two equal parts. The maximum load that can be supported by either parties. एक केबल थी, इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया, तो अभी रेडियस सेम है इनकी, ठीक है, रेडियस में कोई चेंज आया नहीं है। अब ये वाली जो वायर है वो डब्ल्यू लोड को टॉलरेट कर सकती है, डब्ल्यू वेट को सपोर्ट कर सकती है, मतलब कोई एक ब्रेकिंग फोर्स है वो डब्ल्यू है। अगर उस डब्ल्यू क्या है, सेफ लिमिट है, अगर डब्ल्यू तक लगा तो ठीक है, अगर उसे माइनर सा भी ज्यादा हो गया तो ये टूट जाएगी। तो इसका जो सेफ वेट है वो डब्ल्यू, तो इन दोनों का कितना होगा, इनका भी कितना होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस सेम है, लेंथ पे तो ब्रेकिंग जो फोर्स है डिपेंड ही नहीं करता। ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, दूसरा उसकी रेडियस पे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी लेंथ कम हो गई है, ठीक है, तो जो इनका सपोर्ट करने वाला लोड है वो सेम रहेगा जब तक कि रेडियस में चेंज ना आ जाए, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि एक वायर के थ्रू यहाँ पे दो लोड लगा दिए, स्टेटमेंट ये रही, पढ़ो और सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो इन्होंने बोल दिया ये ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M1 है और ये एक एक्स्ट्रा वेट है, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर ये हो गई, इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, अब ये जो वायर है ना दोनों की दोनों वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, अगर सेम मटेरियल है दैट मीन्स उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का सेम है, इसका एरिया A1 ये है, मीन्स
ये थोड़ी सी मोटी वायर है। उसके बाद A2 एरिया, ये तो ये थोड़ी सी पतली वायर है, थोड़ी सी थिन है, तो A2 का एरिया ये हो गया M1 10 kg, M2 20 kg हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा वेट और लगा दूं कि ये जो वायर है ये ब्रेक ना हो। दोनों वायर्स के लिए निकालना पड़ेगा कि दोनों वायर्स के लिए वो एक सेफ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वेट कितनी होगी ब्रेक होने से पहले वाला सेफ वेट, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या पूछ रखा है? फाइंड द maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire, which wire will break first if load is increased। अगर उस एक्स्ट्रा वेट से थोड़ा सा और ज्यादा वेट लगा दिया तो कौन सी वायर ऐसी होगी जो ब्रेक हो जाएगी? तो देखो, सबसे पहले यहां से ये देखो, ये फर्स्ट वायर है ना, इसमें जो टेंशन होगी T1 होगी, इसमें जो टेंशन होगी T2 होगी। इसका वेट M2G नीचे लगेगा और इसका वेट M1G नीचे लगेगा, और यहाँ पे टेंशन T2 भी होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पे फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पे T2 नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ पे भी T1। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। M2G वेट, M1G और इनकी टेंशन डिवाइड किए मैंने सिर्फ। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे T1 और T2 कैसे निकालो दोनों वायर्स में? तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो दो मेथड से निकलेगी। एक तो ब्रेकिंग स्ट्रेस से। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स को मैं टेंशन भी बोल सकती हूँ, तो टेंशन डिवाइड बाई एरिया। तो यहां से देखो, टेंशन इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया। लिख दो, T1 ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, एरिया फर्स्ट वायर का 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह T2 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 और इसका एरिया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो, ये तो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। कन्वर्ट करो, 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 480 न्यूटन और ये कितना आएगा? 240 न्यूटन। सिंपली इनको सॉल्व करो, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होगा? 48, और यहां से पावर बच गई थी 4, जो यहां से 3 पावर से कैंसिल होके 1 बच गई। सॉल्व कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, T1 और T2 हमने निकाल दिया। ये तो था गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग T1 और T2 निकालना। अब देखो, इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग जो हमने FBD बना था, फ्री बॉडी डायग्राम, तो वहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो लोअर ब्लॉक की। लोअर ब्लॉक के केस में कितना होगा? T2 इज इक्वल टू M1G प्लस एक्स्ट्रा वेट को W बोल दो, यही होगा। जो T2 है, ये वाली टेंशन है, ये किसके इक्वल है? M1G प्लस जो एक्स्ट्रा वेट है W, उसके इक्वल। और T1 किसके इक्वल होगा? T1 देखो, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M2G। सिंपल है, यहां से T1 किसके इक्वल होगा? नीचे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स T1 और नीचे की तरफ T2 और M2G, तभी तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा, वरना तो ऑसिलेट करने लग जाएगा। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स सेम है। इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और दो फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ, इसलिए T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M2G। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो। T2 M1 कितना है? M1 की वैल्यू 10 मीन्स 10 इंटू 10 100 प्लस W 100 न्यूटन, और ये किसके इक्वल हो गया? T2 तो एज इट इज। M2 कितना है? 20, तो 20 मीन्स 200। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो चीज बनाई है ये हमने किसके थ्रू बना दी? FBD से बना दी। अब ये तो बोल रहा है टेंशन कितनी है? 100 प्लस W है, और ये बोल रहा है टेंशन है 240। टेंशन कितनी है T2? 240 है।
ये मैक्सिमम टेंशन है जो वो टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम टेंशन जब वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने कहा कि ये वेट निकालना है हमने कि कितना वेट होगा, तो यहां से देखो जो 100 प्लस डब्ल्यू है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 240 के। क्यों? ये जो है टेंशन है T2 की, हमने सिर्फ क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके इक्वल लगाने की बजाय ऐसा क्यों किया? देखो इक्वल तो है ही है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों टर्म अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो गई, तो इक्वल तो है। ठीक है, बट यहां पे ये वाला सिंबल क्यों लगा है? क्योंकि इक्वल और साथ में लेस देन का मतलब हो गया कि जो W है, जो वेट है, उसकी वैल्यू जो आंसर आएगा उससे कम होनी चाहिए, इक्वल हो या फिर कम हो। ठीक है, तो यहां से देखो W लेस देन इक्वल टू 100 उस साइड लेके गए 40 140, वेट मतलब कि mg 140 और m मीन्स डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, तो मास आ गया लेस देन इक्वल टू 14 केजी। ये तो किसके इक्वल आ गया? टेंशन T2 मींस लोअर वायर के अकॉर्डिंग, लोअर वायर। लोअर वायर तो बोल रही है कि भाई तुम इतना एक्स्ट्रा वेट लगा सकते हो कि जो एक्स्ट्रा वेट है वो 14 केजी रख सकते हो और उससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना तो मैं टूट जाऊंगी। ठीक है, ये लोअर वायर बोल रही है, ये वाली वायर, कि ये जो एक्स्ट्रा वेट है उसकी सेफ लिमिट है 14 केजी। ठीक है, अब अपर वायर के थ्रू देखो, अपर वायर क्या बोल रही है उसको भी सुन लेते हैं। कितना है? T2 प्लस 200, ये तो T1 की ये वाली वैल्यू बोल रही है, और T1 क्या बोल रहा है खुद? 480 न्यूटन, जो गिवन डाटा उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 480 न्यूटन, और T1 इज इक्वल टू दिस टर्म। तो अपर वायर के अकॉर्डिंग देखो T1 इज इक्वल टू T2, T2 किसके इक्वल है? ये रहा 100 प्लस W, 100 प्लस W प्लस 200, तो T1 किसके इक्वल आ गया? 100 प्लस 200 300 प्लस W। ये तो बोल रही है FBD के अकॉर्डिंग कि T1 इज इक्वल टू 300 प्लस W, और T1 है कितना है? 480, तो मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 480। सिंपल, जैसे इसमें किया था एफबीडी के अकॉर्डिंग T1 किसके इक्वल आया? T2 प्लस 200, T2 की वैल्यू इधर से उठा के पुट कर दो, तो इधर से W किसके इक्वल आ गया? 180, और W मीन्स mg, 180 m मीन्स 180 डिवाइड बाई g 10, m इज लेस देन इक्वल टू 18 kg। तो ये देखो यहां से ये वाली अपर वायर बोल रही है कि अगर तुम्हारा वेट 18 केजी से हल्का सा भी ऊपर हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। ऊपर वाली वायर थोड़ी मोटी है तो वो बोल रही है कि तुम ज्यादा वेट लगा सकते हो, कितना? 18, मास कितना रख सकते हो? 18 केजी मास रखते हो, वेट मीन्स 180 न्यूटन का वेट तुम लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो डिपेंड करते एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे जो दोनों का सेम है, दूसरा उनकी रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस ज्यादा है इसलिए इसका ब्रेकिंग वेट या ब्रेकिंग स्ट्रेस भी थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं बोल सकते, ब्रेकिंग फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा है। हमें चाहिए मिनिमम, हमें तो वो चाहिए। अब अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने 18 लगा दिया तो ये टूट जाएगी। ठीक है ना, हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो दोनों के लिए सेफ हो। तो लोअर वाली बोल रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 14 केजी वेट को टॉलरेट कर सकती हूँ बिना ब्रेक हुए, तो दोनों इस बात पे सहमत है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 14 केजी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? एक रूफ के साथ एक वायर को अटैच कर दिया, एक रूफ के साथ एक वायर को अटैच कर दिया, और उस वायर की लेंथ है L और उस वायर का कंप्लीट वायर का वेट है W, और उसके साथ इन्होंने एक एक्स्ट्रा वेट लोअर एंड से कनेक्ट कर दिया W1। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पे पूछा है कि 3L बाई 4 पे
जो लेंथ का 3/4 पार्ट है ये वाला, ऊपर से कितना बच गया 1/4। मीन्स इस वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो यहां से जो 1, 2, 3, 4 यहां पे बताना है कि यहां पे कितना ब्रेकिंग स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, इस वायर के इस पॉइंट पे कितना ब्रेकिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो अब देखो, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है, ब्रेकिंग फोर्स या ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाई एरिया। ध्यान से समझना, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मटेरियल फिक्स, दैट मीन्स उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स हो गया। उसके बाद है ब्रेकिंग लोड। ब्रेकिंग लोड डिपेंड करता है एक तो कौन से मटेरियल की वायर बनी हुई है, दूसरा उसकी रेडियस पे, मीन्स उसके एरिया पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकिंग लोड कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा। सबसे पहले इस पॉइंट पे जो ये लोअर वाला वेट है W, वो तो एक्ट कर ही कर रहा है। मींस इसको अगर मैं थोड़ा अलग से बना दूं, यहाँ पे ये W1 तो एक्ट कर ही कर रहा है। इसके साथ ये जो लोअर वाली वायर है ये भी तो एक वेट की तरह ही लगेगी ना, ऐसा नहीं लगेगा इसके साथ भी हमने ये एक वेट लगा दिया है। अगर मैं इस वायर को यहाँ पे देखूं 3L/4 वाली लेंथ पे, इस पॉइंट पे, ये एक्स्ट्रा वेट तो एज इट इज है, ये तो कहीं नहीं गया। प्लस ये जो लोअर वायर है ये भी इसके लिए एक वेट का काम करेगी। ठीक है, देखो इस पॉइंट को, इस वायर को नीचे वाला पूरा पोर्शन खींचा। अगर मैं बोलूं इसको ये नीचे वाली वायर वेट का काम करेगी, मीन्स इसको क्या लग रहा है कि तेरे साथ एक और वेट लगा हुआ जो खुद का ही है। इसको लगेगा कि इसके साथ ये W1 तो है ही, प्लस ये नीचे वाली वायर भी है, तो इस पे थोड़ा सा कम वेट है कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। यहाँ पे वेट क्या लगेगा इसको, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसके साथ बड़ी वायर लटकी हुई है। यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लटकी हुई। तो मैक्सिमम कहाँ लगेगा, मैक्सिमम लोड किसको फील होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोड फील होगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा भी है और पूरी वायर इस पॉइंट पे लटकी हुई है, तो इसको ऊपर वाले पॉइंट को ज्यादा लोड फील हो रहा है। तो अब ये वाला जो एक्स्ट्रा लोड है वो किसके इक्वल होगा, तो यहां से देखो, जो पूरी लेंथ, अगर लेंथ L है तो उसका वेट W है, तो 1 का कितना हो जाएगा W/L। अगर L मीटर का वेट W है तो 1 मीटर का W/L, और हमें चाहिए 3L/4 का, तो कितना होगा 3L/4, L से L कैंसर, 3W/4। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो होगा 3/4W। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या कहा है। सिंपली एक वायर है ना, अगर हम बोले कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम वेट फील होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे ये वाली वायर कम है, इसको इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फील होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा वेट फील होगा क्योंकि इसके साथ एक तो ये वाली वायर है, एक ये वाली वायर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको मैक्सिमम वेट फील होगा। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे 3/4L पे, तो इसको 3/4 वेट फील होगा एक्स्ट्रा, W1 से एक्स्ट्रा। W1 तो सभी पे सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी हर जगह W1 सेम है। तो ये जो वेट है ये हर एक वायर के लिए अलग अलग होगा। तो यहां से ब्रेकिंग लोड कितना हो जाएगा 3L/4 पे, W1 प्लस 3/4W डिवाइड बाई एरिया हो गया S। सॉल्व।